नमस्कार साथियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय आपसे वादा किया था कि मैं मेरे नोट्स आपसे शेयर करूंगा। प्रत्येक टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का अपना जो वीडियो है वो मुद्रास्फीति टॉपिक पर है, इन्फ्लेशन टॉपिक पर है, जो कि सभी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। क्योंकि मैंने 2-3 किताबों से जो किताबें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, 2-3 किताबों से मैं मेरे नोट्स बनाता हूं। और इसके साथ साथ जो मेरे जूनियर अकाउंटेंट के सब्सक्राइबर हैं वो भी इसी वीडियो में अपनी मुद्रास्फीति का टॉपिक पूरा कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। अब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन नाम को देखते ही हमें, क्योंकि इधर इधर न्यूज़ में चलता है, सुनते भी रहते हैं, नाम को देखते ही लगता है कि यार इसमें तो कीमत मतलब महंगाई वाला सिस्टम है। लेकिन ये महंगाई नहीं है, थोड़ा सा हटके हैं। तो मुद्रास्फीति के तहत मूल्यों में कुछ कीवर्ड हैं, कीवर्डों पर ध्यान में रखेंगे कि मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है। मूल्य किसका? वस्तुओं का। वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और कीमत लगातार बढ़ती है। लगातार लगातार लगातार, मैं बार बार ये शब्द बोलूंगा कि लगातार वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में कुछ वस्तुओं की कीमत घट सकती है, कुछ की बढ़ सकती है। यानी महंगाई इसलिए लगे क्योंकि महंगाई में तो कीमतें बढ़ती हैं। और हम यहां पर ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति में कुछ वस्तुओं की कीमतें घट सकती हैं, कुछ की बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? औसत कीमत स्तर। मुद्रास्फीति क्या है? जब किसी अर्थव्यवस्था में औसत कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, औसत कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में उल्टा संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध होगा। या तो मौद्रिक आय में वृद्धि होती है या उत्पादन में कमी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति की अवस्था की बात आती है, कारणों की बात आती है, उसमें लाइन काम आएगी कि या तो मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, यानी अपनी जो इनकम है, जो मुद्रा में हमें प्राप्त होती है, पूरी अर्थव्यवस्था के कर्मचारियों की, काम करने वालों की, व्यापारियों की, किसानों की, सबकी, या तो मौद्रिक आय में वृद्धि हो या फिर उत्पादन में कमी हो। यानी सप्लाई, मार्केट में जो सप्लाई, जो पूर्ति में होती है, उसकी कमी हो जाए। यानी हमें क्या अंतिम रूप से क्या चाहिए? कीमत में वृद्धि चाहिए। और वो वृद्धि कौन सी होनी चाहिए? लगातार चाहिए और औसत कीमत स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। तो एक गार्डनर एकले एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा कि बढ़ती कीमतें न कि ऊंची कीमतें। यानी ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति की दशा नहीं है। मुद्रास्फीति की दशा है बढ़ती कीमतें। और मुद्रास्फीति एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, एक असंतुलन की दशा है। और इसका जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र यानी डायनेमिक प्रावेगिकी की सहायता से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। प्रावेगिकी, डायनेमिक हिस्ट्री के इकोनॉमिक्स की सहायता से। ये असंतुलन की दशा है। कीमतें बढ़ती हैं, लगातार बढ़ती हैं। या तो मौद्रिक आय में वृद्धि होती है या उत्पादन में कमी होती है। औसत कीमत स्तर में वृद्धि होती है। सामान्य मुद्रा जो कीमत स्तर है और मुद्रा का मूल्य, उसमें उल्टा संबंध होता है। कारण पर देखो क्या कारण हो सकते हैं। देखो, आपका दिमाग कहाँ रहना चाहिए कि कीमत स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। अगर ये चीज सोचोगे तो कारण अपने आप आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। कीमत कब बढ़ती है? जैसे किसी वस्तु की कीमत कब बढ़ती है? जब या तो मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई कम हो जाए, यानी मांगने वाले ज्यादा हो जाएं और उसकी पूर्ति हो नहीं रही है, यानी उत्पादन में कमी। या फिर लोगों के पास इनकम इतनी ज्यादा हो जाए कि उनकी मांग अपने आप बढ़ने लगे। अब मतलब मान लो किसी के पास 20,000 रुपये मंथली आते हैं, फिर वो 20,000 के हिसाब से अपनी सारी डिमांड करेगा। अगर उसके पास 20,000 से 2 लाख रुपए इनकम होनी शुरू हो जाए तो उसकी इनकम मांग कितनी बढ़ जाएगी। पहले वो मोटरसाइकिल पर चलता था, फिर उसकी कार की मांग हो जाएगी, घर में भी उसके खाने पीने की वस्तुएं चेंज हो जाएंगी, उसके अलग अलग प्रकार के जूस बनेंगे, उसकी जो
जो खाने पीने की जो वस्तुएं वो भी महंगी हो जाएगी, जो पहनने के जो उनके जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, उनके ब्रांड चेंज हो जाएंगे। पहले 1,000 2,000 की पैंट शर्ट पहना करता था वो आदमी, अब 10 12 हज़ार की पैंट शर्ट लेना शुरू कर दे। मतलब इनकम जितनी होगी, जितनी इनकम होगी, जो आदमी महीने के करोड़ों रुपए कमाता है उसकी कपड़ों के दाम भी लाखों में होते हैं। तो अगर मुद्रा के परिमाण में, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, यानी लोगों के पास, लोगों का मेरा मतलब है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हैं, कोई भी, उन सब की पास आने वाली जो इनकम है उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाए, उसे हम मुद्रा के परिमाण में वृद्धि कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि, यानी परिमाण मतलब उसकी मात्रा में वृद्धि। अब मात्रा में वृद्धि कैसे होती है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके, घाटे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके। देखो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार अगर सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दे, यानी सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, जितने भी अपने की आसपास की चीजें होती हैं, मान लो पार्क बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, सभी चीजें फ्री दी जा रही, तो हमारी जेब से उन चीजों को, उन जो सड़क का इस्तेमाल है, पार्क का इस्तेमाल है, हॉस्पिटल का इस्तेमाल है, शिक्षा है, पुल वगैरह, जितने भी अपने आसपास, मतलब मैं छोटे लेवल पर आपको बता रहा हूं कि आपके आसपास की सारी चीजें सरकार अगर फ्री कर दे तो आपकी जेब से रुपया नहीं लगेगा, आपके पास वो रुपया बचेगा, तो उसकी मात्रा, मतलब धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ती जाएगी और वह मुद्रा के परिमाण में वृद्धि है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके सरकार, ऐसा हो सकता है। घाटे का बजट भी वही है जिसमें हम, सरकार क्या करती है, अपने आप को घाटे में रखती है, मतलब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है। और मौद्रिक आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, रिजर्व बैंक अपनी जो नीतियां हैं, मौद्रिक नीति हैं, उसको थोड़ा उदार कर दें, ब्याज की दरें कम कर दें, तो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ सकती है। उत्पादन में गतिहीनता, उत्पादन की गतिहीनता हो जाए, उत्पादन लागतों में वृद्धि, उत्पादन लागतों में वृद्धि, यानी मजदूरी दर में बढ़ जाए, ब्याज दर बढ़ जाए, परिवहन लागत बढ़ जाए, और परोक्ष करों में वृद्धि, यानी अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे महंगी राजकोषीय नीति, टैक्स में वृद्धि कर दे सरकार, और बाजार की प्रत्याशा, बाजार की जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह की हो जाए कि वहाँ उत्पादन में गतिहीनता हो जाए और मुद्रा के परिमाण में वृद्धि हो जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ी खास बात आती है किन्स की। किन्स ने क्या कहा कि किन्स के अनुसार मुद्रास्फीति है वो पूर्ण रोजगारीय प्रतिभास है, पूर्ण रोजगारीय प्रतिभास है। यह मतलब किन्स एक पूर्ण रोजगार के बिंदु को ध्यान में रखता है, यानी पूर्ण रोजगार का जो बिंदु अर्थव्यवस्था में आ गया, उसके बाद जो भी उत्पादन संबंधी प्रक्रियाएं अगर हम जारी रखेंगे तो मुद्रास्फीति को लाएगा। यह मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को कारण नहीं मानता, ये उत्पादन की कमी को कारण मानता है, यह पूर्ण रोजगार को कारण मानता है। ये किन्स का विचार है। किन्स के अनुसार मुद्रा प्रसार के अलावा, किन्स के अनुसार मुद्रा प्रसार के अलावा बचत, विनियोग, ब्याज दर भी मुद्रास्फीति को जन्म देती है। बचत, विनियोग, ब्याज दर भी मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इन सबको मैं विस्तार से बताऊंगा कि बचत मुद्रास्फीति को कैसे जन्म देती है, ब्याज दर कैसे देती है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कंप्लीटली एक बार मुद्रास्फीति के कारणों को संक्षिप्त में कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, जिनकी तरफ देख देख के मैं बोल रहा हूं, ये सब मेरे नोट्स हैं। तो मैं तो आपको मेरे नोट्स बता रहा हूं। अब इसके टाइप्स, प्रकार, तो दर के आधार पर और कारणों के आधार पर दो प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। प्रकार में बड़े इजी से हैं, बड़े हंसे वाले हैं। दर के आधार पर जैसे रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति यानी साधारण मुद्रास्फीति। इसे एक अंक में, यानी 2%, 4%, 5%, 6% जो औसत कीमत स्तर है उसमें इतनी दो अवधियों के बीच का जो उसका परिवर्तन है वो 10% से कम यानी एक अंक में रहे। और अर्थशास्त्री इसे
अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक मानते हैं। आवश्यक इसलिए मानते हैं, अगर मान लो कीमत बढ़ने की कोई गुंजाइश न हो, हमें पता है, मतलब मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत बढ़ने का कोई विचार नहीं है, कोई संभावना नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो बाजार में कोई नई दुकान करना चाहते हैं, आप, आपके पड़ोसी, आपके मित्र जो भी है, तो वो पहले एक आइटम डिसाइड करेंगे कि हम मार्केट में किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करें। मान लिया कि वो रेडीमेड वस्त्रों की दुकान शुरू कर रहे हैं। अब उनको ये पता हो कि यार रेडीमेड कपड़ों के तो कीमत बढ़ती नहीं है, कभी नहीं बढ़ती, जो है वही रहती है, तो यानी उनको भविष्य में लाभ नजर नहीं आ रहा, तो वो कौन सी आइटम को चुनेंगे? वो उस आइटम को चुनेंगे जिनकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, ताकि उनको आने वाले वर्षों में लाभ हो। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रेंगती मुद्रास्फीति यानी एक अंकीय मुद्रास्फीति जरूरी है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। दूसरी है गैलोपिंग, तेज रफ्तार वाली, ये 2 अंकीय हो जाती है। इसमें 11%, 10% से लेकर 99% तक आती हैं। इसमें ब्याज दरें कम होती हैं। और लास्ट है हाइपर मुद्रास्फीति, एकदम ऊपर वाली अतिस्फीति। ये पत्र मुद्रा इसमें बिल्कुल बेकार हो जाती है, यानी जो अपने नोट हैं, पत्र मुद्रा, ये बिल्कुल बेकार हो जाती है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल दुर्गति में पहुंच जाती है। और दूसरा है, ये तो दर के आधार पर थी, 1 अंकीय, 2 अंकीय, 3 अंकीय, ऐसे करके। और एक है कारणों के आधार पर। देखो, अपने फालतू बात बिल्कुल मेरे नोट्स में नहीं है। हम कभी जिम्बाब्वे का, कभी केन्या का, ऐसा कोई उदाहरण मेरे इसमें नहीं है। मैं टू द पॉइंट, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के कारण बिल्कुल संक्षिप्त में, और मुद्रास्फीति के प्रकार जो अपने नोट्स होते हैं, और इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं होती है। मुद्रास्फीति की बेसिक थ्योरी से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इन्हीं से आते हैं। कारणों के आधार पर एक होती है मांगजन्य मुद्रास्फीति और एक होती है पूर्तिजन्य मुद्रास्फीति। मांगजन्य मुद्रास्फीति का मतलब है कि जिसमें मांग वाला जो कारक है, डिमांड फैक्टर, ज्यादा प्रभावी रहता है। यानी समग्र मांग में वृद्धि हो जाए, अर्थव्यवस्था के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी डिमांड्स कब बढ़ेगी? जब इनकम बढ़ती है। लेकिन हम यहाँ पर इनकम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब मांगजन्य मुद्रास्फीति के बारे में आपको लिखना हो, आपको पढ़ना हो, तो हम केवल मांग को ही ध्यान में रखेंगे। तो समग्र मांग में वृद्धि हो जाए, मांग में बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं मांग क्यों बढ़ती है। मांग उनकी मांग हो सकता है, लोगों की आय बढ़ने से तो मांग बढ़ती है, साथ में उनकी जो पूरक वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, उनकी कीमतों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और रुचि का प्रभाव पड़ता है, बैंड वैगन इफेक्ट हो सकता है, बहुत प्रभाव पड़ते हैं। मांग के अलग अलग कारण हो सकते हैं मांग बढ़ने के। तो फ्रीडमैन का जो मुद्रावादी विचार, फ्रीडमैन एक अर्थशास्त्री हैं, फ्रीडमैन का जो मुद्रावादी विचार था कि जब मौद्रिक विस्तार होता है, मुद्रा का विस्तार होता है, मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होती है, लोगों की आय ज़्यादा होती है, ये सिंपल वर्ड है, और इकोनॉमिक्स में हम बोल देते हैं कि जब मौद्रिक विस्तार होता है तो आय बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, श्रम की मांग बढ़ती है, मुद्रास्फीति से मुद्रा प्रसार होता है। ये मांगजन्य मुद्रास्फीति। एक है अपनी पूर्तिजन्य, लेकिन इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पहले मांगजन्य को थोड़ा और देख लेते हैं। फ्रीडमैन का जो मुद्रावादी विचार, फ्रीडमैन कंप्लीटली मुद्रावादी अर्थशास्त्री है, जो कि सारी अर्थव्यवस्था की सभी क्रियाओं में मुद्रा के विस्तार को, मुद्रा की कमी को ही कारण मानते हैं। तो फ्रीडमैन जो मुद्रास्फीति का जो कारण है, वो फ्रीडमैन की नजर में है कंप्लीटली मुद्रा का प्रसार, और केन्स की नजर में जो मुद्रास्फीति का है वो है रोजगार, पूर्ण रोजगार का जो बिंदु है, उसके आसपास होने वाली उत्पादन की क्रियाएं, ठीक है। तो फ्रीडमैन का मुद्रावादी विचार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की अवहेलना करता है। ये सिर्फ मौद्रिक कारण पर चलता है, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण नहीं ध्यान में रखे जाते, जबकि मुद्रास्फीति में तो ये राजनीतिक, सामाजिक कारण भी काम आते हैं।
यह संरचनात्मक व संस्थानिक परिवर्तनों की भी उपेक्षा करता है। कौन? फ्रीडमैन। संरचनात्मक और संस्थानिक परिवर्तनों की भी उपेक्षा करता है, सामाजिक राजनीतिक कारणों की भी उपेक्षा करता है, केवल मौद्रिक कारणों पर चलता है। दिमाग में रखेंगे। यह वस्तु की पूर्ति को स्थिर मानता है, पूर्ति को स्थिर मानता है। वस्तु की मांग बढ़ने से मुद्रा की वास्तविक मूल्य में गिरावट आती है। पूर्ति की तरफ ध्यान भी नहीं देते मिस्टर फ्रीडमैन। फ्रीडमैन पर क्यों जोर रखा? क्योंकि फ्रीडमैन और किन्स ऐसे दो अर्थशास्त्री हैं मुद्रास्फीति में। क्योंकि फ्रीडमैन का तो पूरी की पूरी थ्योरी मुद्रा के आसपास चलती है और हम मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं, तो आपको फ्रीडमैन को पढ़ना बहुत जरूरी है। किन्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि किन्स आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता है। किन्स को पढ़ना हर टॉपिक में जरूरी है, इसलिए हमने दोनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। किन्स ने समस्त मांग पर जोर दिया। जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर किन्स एक, मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, किन्स एक बिंदु मानता है किसी भी अर्थव्यवस्था, छोटी अर्थव्यवस्था हो चाहे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, कि भाई एक यहाँ पर पूर्ण रोजगार यानी सभी उत्पादन के समस्त साधन अपने अपने कामों पर लगे होंगे, कोई बेकारी स्थिति में नहीं होगा, कोई बेरोजगार की स्थिति में नहीं होगा, यहाँ पर अर्थव्यवस्था अपना 100% दे रही है। तो एक बिंदु एक डिसाइड करते हैं वो, तो ये कहते हैं कि जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर समस्त मांग का मूल्य समस्त पूर्ति के मूल्य से अधिक होता है, एक ऐसा बिंदु जब समस्त मांग का मूल्य, समस्त मांग का मूल्य समस्त पूर्ति के मूल्य से ज्यादा होता है, यानी मांग ज्यादा हो रही है। किन्स क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा बिंदु जिस पर समस्त मांग का मूल्य समस्त पूर्ति के मूल्य से ज्यादा हो, कहने की बात यही कि मांग ज्यादा हो रही है, तो स्फीति अंतराल उत्पन्न होता है, इन्फ्लेशन गैप। ये किन्स की अवधारणा है। स्फीतिक अंतराल किसकी अवधारणा है? ये किन्स की अवधारणा है। तो ये स्फीतिक अंतराल उत्पन्न कब होता है? कि एक जिस बिंदु पर उत्पन्न होता है, यानी पूर्ण रोजगार के बाद जब समस्त मांग का मूल्य समस्त पूर्ति के मूल्य से ज्यादा हो जाए, तो उसे बोलते हैं स्फीतिक अंतराल। और ये अंतराल जितना ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्फीतिक अंतराल जितना ज्यादा होगा, स्फीति भी की मात्रा यानी इन्फ्लेशन की रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी। और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो ब्याज दर गिरती है और निवेश बढ़ता है, जिससे समस्त मांग बढ़ती है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी, क्योंकि जब मैंने अभी पहले बताया था कि मौद्रिक नीति को उदार करके ही हम बाजार में मुद्रा प्रसार कर सकते हैं। तो जब ब्याज दरें कम होंगी तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। किन्स ने अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर दी वॉर, हाउ टू पे फॉर दी वॉर, ये पुस्तक उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी थी। इस किताब में उन्होंने स्फीतिक अंतराल की धारणा को स्पष्ट किया है। आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगा, आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाता है, वही मात्रा स्फीतिक अंतराल होती है। धीरे धीरे एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आय के पूर्ण आय का पूर्ण रोजगार, शब्द ध्यान, आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन से जितनी मात्रा में व्यय बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, वही मात्रा स्फीतिक अंतराल होती है। समग्र मांग में अब इस अंतराल को दूर कैसे करें, ये साथ साथ ही बता रहा है। हालांकि हम जब मुद्रास्फीति दूर करने के उपाय होंगे उसमें पढ़ेंगे तो सही रहेगा, लेकिन मैंने यहीं लिख दिया है इसको कि इस अंतराल को दूर कैसे करें, बाद में बताएंगे। दूसरा है पूर्तिजन्य मुद्रा, ये सारी मांगजन्य मुद्रास्फीति थी।
अब पूर्तिजन्य, ये इसे मजदूरी जन्य या लाभजन्य भी कहते हैं। सैमुअलसन इसे पूर्ति आघात स्फीति कहता है। पूर्तिजन्य को मजदूरीजन्य, लागतजन्य, लाभजन्य, पूर्तिजन्य, लागतजन्य, लाभजन्य और मजदूरीजन्य भी कहते हैं। मिस्टर पॉल सैमुअलसन अर्थशास्त्री इसे पूर्ति आघात स्फीति कहते हैं। पूर्ति आघात। और आधुनिक दृष्टिकोण यानी आज के लोग इसे विक्रेता स्फीति कहते हैं, क्योंकि पूर्ति पक्ष है, विक्रेता स्फीति कहते हैं। एक होती है संरचनात्मक स्फीति, खाद्यान्न। संरचनात्मक स्फीति को ढांचागत भी कहते हैं, याद रखना, ढांचागत, इसे संरचनात्मक भी कहते हैं। तो खाद्यान्न, कृषि, अवसंरचनात्मक दशाएं इसमें शामिल है। खाद्यान्न, कृषि के संबंध में आने वाले कीमतों में कमी वृद्धि, यानी कीमतों का जो मतलब स्ट्रक्चर है, उसे हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति में अध्ययन करते हैं। ये जो धारणा है वो गुनार मिर्डल की दी हुई है। नाम याद रखेंगे, क्या नाम? गुनार, GUNNAR, गुनार मिर्डल। गुनार मिर्डल की उदाहरणा है। इसमें साधनों का अवरोध हो जाता है, विदेशी मुद्रा का अभाव होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। साधनों का अवरोध, विदेशी मुद्रा का अभाव, आधारभूत ढांचे की कमियां और खाद्य पदार्थों की कमियां होती है इसमें। साधनों का अवरोध, विदेशी मुद्रा का अभाव, आधारभूत ढांचे की कमियां और खाद्य पदार्थों की कमियां। ठीक है। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव देखेंगे और उसकी रोकने के उपाय देखेंगे अगले वीडियो में। यहां तक हमने मुद्रास्फीति का अर्थ और कारण देखा है। थैंक यू।